यूनिसेफ, इसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। इस तरह के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यूनिसेफ की स्थापना के बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना होती है। और इसके अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। आप लोग जाइए उत्तरी अमेरिका, यूएसए, यहाँ आप लोगों को न्यूयॉर्क देखने को मिल जाएगा, जो यूनिसेफ का क्या है? मुख्यालय है। देखिए न्यूयॉर्क है, यहीं आपको वॉशिंगटन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिसेफ के इतिहास की बात कर लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष भी कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रोसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये नाम भी याद रखिएगा। और इससे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना चाहिए, कई बार पूछ लेता है उद्देश्य के बारे में भी। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया था। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम इसका यूनिसेफ बरकरार रखा हुआ है। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? यूनिसेफ कहते हैं आप लोग। अगर हम लोग इसकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो आप देखेंगे कि यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा किया जाता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं। अब आप देखिए, किसी संस्थान को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, वित्त की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो कौन करता है? निजी दाता भी देते हैं इसमें, और सरकारें भी, देशों की सरकारें भी क्या करती हैं? योगदान देती हैं इसमें। निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से शेष योगदान किया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यूनिसेफ के राजस्व का 92% सेवा कार्यक्रम के लिए वितरित किया जाता है। यूनिसेफ के कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं को विकसित करने पर जोर देते हैं। यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी मिला था। यूनिसेफ को याद रखिएगा इन तीनों अवार्ड के बारे में भी। अगर हम लोग इसके कार्यक्षेत्र की बात करें तो यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालयों, मुख्यालयों और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालयों तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करती हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकता अनुसार देशों के कार्यालयों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है और ये आप देखें HIV, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन तथा बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों का तय करता है, कार्यक्रमों को मंजूरी देता है और प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। कार्यकारी बोर्ड उन सरकारी वित्तीय निधियों से मिलकर बना है जो आमतौर पर 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। UN की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसकी क्रियाविधि और नियमन की बात करें
तो प्रत्येक देश में स्थित यूनिसेफ कार्यालय मेजबान सरकार के साथ सहयोग कायम कर एक अनूठे कार्यक्रम के माध्यम से अपने मिशन को पूरा करता है और यह कार्यक्रम बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का एहसास कराने के लिए व्यवहारिक तरीकों पर केंद्रित है। क्षेत्रीय कार्यालय इस कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। संगठन का समग्र प्रबंधन और प्रशासन मुख्यालय में होता है, जहां बच्चों पर वैश्विक नीति बनाई जाती है। यूनिसेफ के सभी कार्यों का मार्गदर्शन और उनकी निगरानी उपरोक्त कार्यकारी बोर्ड करता है। कार्यकारी बोर्ड के कार्यों का समन्वय एक ब्यूरो द्वारा किया जाता है और जिसमें अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक अधिकारी 5 क्षेत्रीय समूह में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम लोग यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की बात करें तो ये राष्ट्रीय समितियां 38 औद्योगिक देशों में हैं और इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है और राष्ट्रीय समितियां सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती हैं। यूनिसेफ को पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है और राष्ट्रीय समितियां सामूहिक रूप से यूनिसेफ की वार्षिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा जुटाती हैं। यह दुनिया भर में 6 मिलियन व्यक्तिगत दाताओं के निगमों, नागरिक समाज संगठनों के योगदान के माध्यम से आता है। प्रचार और अनुदान संचयन, तो आप देखिए अमेरिका, नेपाल, कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ अपने ट्रक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और जिसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। वस्तुतः यूनिसेफ दुनिया भर के 191 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन 9 अन्य देश बहामास, ब्रुनई, साइप्रस, लातविया, लिechtenstein और माल्टा, मॉरिशस, मोनाको और सिंगापुर इसमें शामिल नहीं हैं। विकसित देशों में लोग यूनिसेफ की 36 राष्ट्रीय समितियों में से किसी एक गतिविधियों के माध्यम से यूनिसेफ के काम के बारे में जानकारी लेते हैं और जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं ना, उस समय सदस्य जरूर देख लिया करेगा, क्योंकि बढ़ते रहते हैं। कई बार निकल जाते हैं कई देश, तो कम भी हो जाते हैं। एक गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से धन संचयन, यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड और उत्पादों को बेचने, निजी और सार्वजनिक भागीदारी बनाने, बच्चों के अधिकारों का समर्थन करने, अन्य सहायता प्रदान करने का जिम्मा उठाते हैं। और यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ट्रक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स, ये क्या है? 1950 के बाद जब फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में बच्चों के एक समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हैलोवीन, अमेरिका में मनाए जाने वाले एक उत्सव पर मिले $17 दान में दिए थे, तभी से उत्तरी अमेरिका में ट्रक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स हेतु दान देने की एक परंपरा बन गई और 31 अक्टूबर से पहले एक छोटे नारंगी बक्से स्कूलों और अन्य स्थानों पर बच्चों को सौंप दिए जाते हैं। 2012 तक यूनिसेफ अभियान के लिए ट्रक और ट्रीट ने कनाडा में लगभग $91 मिलियन और अमेरिका में $167 मिलियन से अधिक धनराशि जुटाई। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, तो द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फिल्मों की एक श्रृंखला है जो भारत के 5 उत्तरी राज्यों में सबसे वंचित समुदायों की उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की है। ये युवतियां अपने समुदाय में रोल मॉडल बनने की दिशा में बढ़ी हैं और छोटी लड़कियों को स्कूल जाने तथा अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं और इन्होंने शिक्षण और नर्सिंग से लेकर तीरंदाजी, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों का चयन किया है जो पारंपरिक रूप से पुरुषों का कार्य क्षेत्र रहा है। गर्ल स्टार यूनिसेफ की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक भी है। फिर आप देखिए किड्स यूनाइटेड, तो किड्स यूनाइटेड वर्ष 2000 से वर्ष 2007 के बीच जन्मे 4 बच्चों का एक फ्रांसीसी संगीत समूह है। यह यूनिसेफ के अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है तथा 2 गायकों हेलेन सेगारा और कॉर्नेले द्वारा प्रायोजित है। वर्ष 2015 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पर पहला एल्बम अन मोंडे मीलुर एक बेहतर दुनिया लॉन्च किया गया था। इसे फ्रांस में स्वर्ण प्रमाणन भी मिला है, गोल्ड सर्टिफिकेट। यूरिपोर्ट एक निःशुल्क एसएमएस सामाजिक निगरानी उपकरण और समुदाय भागीदारी के लिए वास्तविक समय सूचना प्रणाली है जिसे सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास, नागरिक सहभागिता और सकारात्मक बदलाव को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। और एसएमएस पोल और अलर्ट यू पत्रकारों को भेजे जाते हैं और वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया की जानकारी एकत्रित की जाती है। परिणाम और विचार समुदाय के साथ वापस साझा किए जाते हैं। निर्वाचित मुद्दों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, युवा बेरोजगारी, रोग प्रकोप जैसे सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं। यह पहल वर्तमान में 41 देशों में चालू है। इसमें 3 मिलियन से अधिक लोगों को शामिल किया गया है।
एक आप देखें सेलिब्रिटी राजदूत, तो यूनिसेफ राजदूत मनोरंजन उद्योग, राजनीति, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, खेल और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं और अपनी प्रतिभा तथा प्रसिद्धि का उपयोग यूनिसेफ की ओर से धन जुटाने, उसका समर्थन करने और शिक्षित करने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें देखिए इसमें अवसंरचनात्मक सुविधाओं की, तो यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस, ये क्या है? पुराना यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस डेनमार्क में एक बड़ी आवासीय सुविधा है जो यूनिसेफ के सुपुर्दगी योग्य सामानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों को आपातकालीन सहयोग देने सहित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटीज की मेजबानी भी करता है। वर्ष 2012 तक यह सुविधा कोपेनहेगन के मारमोर मोलेन में एक गोदाम के रूप में थी। एक छत के नीचे कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए यूएन सिटी के निर्माण के साथ कोपेनहेगन की मुक्त बंदरगाह के बाहरी हिस्सों में गोदाम सेवा को स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें आप देखिए यूनिसेफ आपूर्ति प्रभाग भी है और जो दुबई, पनामा, संघाई में रणनीतिक परिवहन हब का प्रबंधन भी करता है। गोदाम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जैसे खाद्यान्न, जल शोधन हेतु गोलियां, आहार और विटामिन की खुराक इत्यादि। यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर इटली के फ्लोरेंस में वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की अंतर्राष्ट्रीय समझ में सुधार करना तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहन देना है। यह केंद्र औद्योगिक और विकासशील देशों में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पूर्ण कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए भी कार्य करता है। और गोद लेने का कार्यक्रम, तो आप देखिए यूनिसेफ की यह नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर ही अनाथालयों को केवल बच्चों के लिए अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता है और जहां तक संभव हो सके परिवारों और समुदायों में ही बच्चों के लिए स्थान खोजने यानी कि उन्हें गोद देने की प्राथमिकता देता है। यूनिसेफ विदेशी माता पिता को गोद देने के बजाय स्वदेश में ही बच्चों की देखभाल करने पर जोर देता है। अब आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे अनाथ भी हैं और आप देखिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे रहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो गोद ले सकते हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है। शिशु मृत्यु दर, तो बाल मृत्यु दर कुछ क्षेत्रों में उतनी तेजी से कम नहीं हुई जितनी की अनुमान लगाया गया था। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में अभी भी उच्चतम बाल मृत्यु दर है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 92 मौतें हैं। वैश्विक रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग आधी मौतें कुपोषण के कारण होती है। कॉरपोरेट साझेदारी, तो यूनिसेफ विभिन्न कंपनियों के साथ सीधे अपने व्यावसायिक व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के अनुरूप लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे बाजार, कार्यस्थल और समुदाय के दायरे में बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। 2012 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों और व्यावसायिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए सेव द चिल्ड्रन एवं द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ काम किया तथा कार्यबिंदु साझा किए और अब यूनिसेफ की यही सलाह इन्हीं कंपनियों के लिए दिशा निर्देश बना दी गई और यूनिसेफ एक उचित परिश्रम प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिरता में सुधार करने की कोशिश करने वाली कंपनियों के साथ काम करता है जहां उनकी आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम जैसे मुद्दों की पहचान की जा सके और इस संबंध में कार्यवाही की जा सकती है। एक सामरिक योजना भी आपने सुना होगा 2022 से 2025। यूनिसेफ की रणनीतिक योजना 2022 से 2025 हर जगह सभी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ की अनारक्षित प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह एक महत्वपूर्ण समय पर लाई गई जब बच्चों के मानवाधिकारों को एक हद तक खतरे में डाल दिया जाता है जो एक पीढ़ी से अधिक में नहीं देखा गया। यह 2030 की ओर 2 अनुक्रमिक योजनाओं में से पहली है और यह सभी व्यवस्थाओं में बाल केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में यूनिसेफ के योगदान का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे यह देश के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय समितियों के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य है ना, उन्हें जरूर कंठस्थ याद कर लीजिए, वो आपको प्रीलिम्स में फायदा पहुंचाएंगे। मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करेंगे, वहां भी आपको मदद मिलेगी। निबंध लिखेंगे, वहां भी आपको मदद मिलेगी। ये आप देखेंगे रणनीतिक योजना कोविड-19 से एक समावेशी पुनर्प्राप्ति की दिशा में समन्वित कार्यवाही का मार्गदर्शन करेगी। एसडीजी की उपलब्धि की दिशा में त्वरित और एक ऐसे समाज की प्राप्ति जिसमें प्रत्येक बच्चे को शामिल किया गया है, बिना किसी भेदभाव के अवसर और उनके अधिकारों को पूरा किया गया है।
योजना को आप देखिए बच्चों, समुदायों, सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी एजेंसियों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य भागीदारों की आवाज़ों द्वारा सूचित किया गया था। यह प्रमुख प्रोग्रामेटिक ग्रामेटिक लक्ष्यों, परिणाम क्षेत्रों के संबंधित समूह, परिवर्तन रणनीतियों और समर्थकों को रेखांकित करता है, और जिसमें आप देखते हैं कि जलवायु कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर नए या त्वरित दृष्टिकोण शामिल हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यह है यूनिसेफ की कहानी, यूनिसेफ के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।